नमस्कार। आज हम लोग चर्चा करने जाएंगे जो कि बीपीएससी का एग्ज़ाम हुआ था आपका 30 सितंबर 2023 को। तो उससे संबंधित जो प्रश्न पूछे गए थे एग्ज़ाम में, उन्हीं सब के बारे में हम लोग एक करके चर्चा करेंगे। बुकलेट सीरीज ए है और इसमें टोटल 150 प्रश्न है। ठीक है, जनरल स्टडीज सब्जेक्ट था आपका। ठीक है, जिससे टोटल 150 प्रश्न थे। उन सभी प्रश्नों को देखते हैं और उनके उत्तरों को देखने का प्रयास करेंगे। यानी कि पूरे बुकलेट सीरीज ए का हम लोग क्या करेंगे, पूरा एनालिसिस करेंगे और देखेंगे कि किसका क्या उत्तर होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं और देखने का प्रयास करते हैं। तो जैसा कि हमारा पहला क्वेश्चन है, ये जो पेपर है वो दो लैंग्वेज में था, हिंदी और इंग्लिश दो लैंग्वेज में। तो हिंदी वाले सेक्शन को हम लोग देखते हैं और एक एक करके हम उसका उत्तर जानने का प्रयास करेंगे। जैसा कि पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी तकनीकें 5G मोबाइल संचार नेटवर्क द्वारा सक्षम की जाएंगी। आपके पास ऑप्शन है इंटरनेट ऑफ थिंग्स, दूसरा है आपका एज कंप्यूटिंग, तीसरा है आपका नेटवर्क स्लाइसिंग। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि एक दो तीन, यानी कि तीनों ही उत्तर क्या है, सही है। ठीक है, कि ये तीनों तकनीकें हैं जो 5G मोबाइल संचार नेटवर्क द्वारा सक्षम की जाती है। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। अगला है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। तो जैसा कि दिया हुआ है नंबर ए में कैसिनी ह्यूजेंस, बी में दिया हुआ है जूनो, सी में दिया आर्टिमिस, डी में दिया हुआ है वेरिटास। ठीक है, और यही आपका सूची 2 में लिया हुआ है। इसकी खोजकर्ता बृहस्पति, शनि और उसके विलय शुक्र, मानव अंतरिक्ष उड़ान चंद्रमा से मंगल ग्रह तक। तो इसका करेक्ट जो आंसर हो जाएगा, जैसे कि केसिनी ह्यूजेस, इसका आंसर हो जाएगा आपका शनि और उसके वलय से संबंधित है। अगला है आपका जूनो, इसका संबंध आपका बृहस्पति ग्रह से है। अगला है आपका आर्टिमिस, आर्टिमिस का संबंध मानव अंतरिक्ष उड़ान चंद्रमा से मंगल ग्रह तक है। और लास्ट बचा आपका वेरिटास, इसका उत्तर हो जाएगा यह शुक्र ग्रह से संबंधित है। यानी कि इसका आंसर हो जाएगा ए का 2, बी का 1, सी का 4, डी का 3। ये जो ऑप्शन है ये ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है, तो यानी कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया गया है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे जैसा कि दिया गया है लिनेन कपड़ा और इसकी उत्पत्ति कहाँ से होती है। ठीक है, तो जैसा कि आपका आंसर इसका हो जाएगा, जैसे कि लिनेन दिया हुआ है, तो लिनेन का जो संबंध है वह आपके सन के पौधे से है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए का 2। ठीक है, अगला है आपका जटा, इसका संबंध आपका किससे है, जटा यानी कि क्वायर किस में होता है, तो ये नारियल के पौधे में होता है। अगला है मोहयार, मोहयार का संबंध आपका किससे है, तो ये अंगोरा बकरी से है। ठीक है, ये बकरी से संबंधित है। अगला है डाउन, तो डाउन का जो संबंध है बत्तख और गीज के पंख से है। तो इस प्रकार से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए का 2, बी का 1, सी का 4, डी का 3, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट आंसर है। अगला है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था यह। ठीक है, कि टेनियासिस एक आंतों का संक्रमण है जो टेपवर्म की 3 प्रजातियों टेनिया सोलियम, टेनिया सगिनाटा और टेनिया एशियाटिक के कारण होता है। दूसरा नंबर है कि जब मस्तिष्क में सिस्ट विकसित हो जाते हैं तो इस स्थिति को न्यूरोसिस्टिस कोर्सिस यानी कि एनसीसी कहा जाता है। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है, यानी कि इसमें पूछा गया है कि इसमें से कौन से कथन है सही है। तो इसका आंसर दोनों ही सही है, नंबर 1 भी नंबर 2। तो इस प्रकार से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1 और 2 दोनों। आगे आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर भाषाएं है। आपके पास ऑप्शन दिया गया है, ऑप्शन दिया गया है नंबर एक 1 में कोबरा, दूसरा में पाइथन, तीसरा में स्किरल और चौथा में है जावा। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। इसका ऑप्शन क्या दिया हुआ है, केवल 1 और 2, केवल 3 और 4, केवल 1 2 3, उपयुक्त सभी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी, यानी कि चारों उत्तर सही है। यानी कि जिस प्रकार से कोबरा, पाइथन, स्किरल, जावा, ये सभी जो है कंप्यूटर के भाषाएं हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि उपयुक्त सभी। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। हाल ही में समाचारों में देखी गई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये, हाल ही में समाचारों में देखी गई चैट जीपीटी में जीपीटी का पूर्ण रूप क्या है। तो जीपीटी का पूर्ण रूप है ऑप्शन नंबर डी, जेनरेटिव प्री ट्रेंड ट्रांसफॉर्मर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 है कि निम्नलिखित में से कौन से जीव के स्वाद नहीं है, कौन से इसमें ऑप्शन है जो जीव के स्वाद नहीं है। ठीक है, तो जैसा कि इसका ऑप्शन होगा आपका, तो नंबर 1 जो है मीठा, ये तो होता ही है। ठीक है, कड़वा जो है ये नहीं होता है। ठीक है, कड़वा नहीं होगा, यानी कि इसमें से हम इस तरह से आंसर को छांट सकते हैं। ठीक है, कड़वा जो है, मीठा, कड़वा भी होता है आपका जीभ का स्वाद। ठीक है, मीठा होता है, कड़वा होता है। पूछा गया है इसमें कि नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए। ठीक है, कि कौन से जीव के स्वाद नहीं है, कौन सा नहीं, जो है वो नहीं, जो नहीं है। तो कड़वा भी होता है,
ठीक है। अगला नमकीन भी होता है। मसालेदार जो है ये जीभ का स्वाद नहीं होता है, यानी कि 4 जो होगा इसका नहीं होगा। तो 4 किस में दिया हुआ है? तो 4 आपका बी में दिया हुआ है और 4 में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। तो 1 तो होता ही है, तो इस प्रकार से 1 जो है ये ऑप्शन बी नंबर करेक्ट गलत हो जाएगा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 4 और 7। इस प्रकार से आप आंसर को एलिमिनेशन करके आप उत्तर को ढूंढने का प्रयास कर सकते हैं। अगला है आपका क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन से जोड़े सही सुमेलित है। ऑप्शन दिया हुआ है एनोरेक्सिया, नींद संबंधित विकार, मतलब कौन से जोड़े सही सुमेलित है, ठीक है ना। तो एनोरेक्सिया जो है ये नींद से संबंधित विकार नहीं है, बल्कि ये खाने के विकार से संबंधित है। इनसोमिया जो है ये नींद संबंधित विकार है, मतलब ये अपोजिट दिया गया है। पूछा है कौन सा सही सुमेलित है, तो डिस्पिनिया जो है सांस की तकलीफ है, बिल्कुल सही है। एनेस्मिया जो है गंध की आंशिक या पूर्ण हानि से संबंधित है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, सही उत्तर का चुनिए पूछा गया है यहाँ पर, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 3 और 4। आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 8 के बाद हम लोग आगे बढ़ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में दिया गया है कि ब्रह्मांड में पल्सर क्या है, ठीक है। ब्रह्मांड में पल्सर क्या है, तो पल्सर क्या है, एक घूमते न्यूट्रॉन तारे हैं, यानी कि 9 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आगे क्वेश्चन नंबर 10 बढ़ते हैं आगे 10 की तरफ, कि प्रयोगशाला में विकसित हीरे एलजीडी के संदर्भ में हीरे के बीज के रूप में किसका उपयोग किया जाता है। तो हीरे के बीज के रूप में उपयोग किया जाता है ग्रेफाइट का, यानी कि इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 10 के बाद हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने के लिए उपयोग किया जाने वाला फाइबर क्या है। तो बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने के लिए उपयोग किया जाने वाला फाइबर का नाम है केवलार, ठीक है। केवलर जो है बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है कि आपका कि HMX का पूर्ण रूप क्या है। आपके पास ऑप्शन दिया हुआ है हाई मेल्टिंग एक्सप्लोसिव, हाई डेंसिटी मोनो एटॉमिक जेनॉन, हेज मोनेटाइजिंग जेनो करेंसी, हर मैजिस्टिस एक्सप्लोसिव। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नंबर 1, यानी कि हाई मेल्टिंग एक्सप्लोसिव, यही इसका पूर्ण रूप है। तो ऑप्शन में देखते हैं कि क्या क्या दिया हुआ है। तो ऑप्शन में दिया हुआ है 1 और 2, 2 और 3, केवल 1 और 1 और 4। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि केवल 1। आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13, अक्टूबर 2022 में लॉन्च किए गए टेस्ला ह्यूमनाइड रोबोट का नाम क्या है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्टिमस। करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है ये, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग 13 के बाद क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 दिया गया है कि मैनहट्टन परियोजना क्या है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, हाल ही में एक मूवी आई हुई थी आपका ओपेनहाइमर, उसी से संबंधित यह इस मुद्दे को उठाया गया है। ठीक है, मैनहट्टन परियोजना क्या है, तो यह एक अनुसंधान और विकास उपक्रम है जिसने पहले परमाणु हथियार का उत्पादन किया था। ठीक है, तो इस प्रकार से इसका करेक्ट जो आंसर है वो हो जाएगा आपका 14 का 14 का ए। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 दिया गया है कि अवतल दर्पण द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा और वस्तु के आकार के बराबर होता है। वस्तु की स्थिति इसमें कैसी होनी चाहिए, तो वस्तु की जो स्थिति है इसमें वक्रता के केंद्र पर होनी चाहिए। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 15 का बी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 है कि फोटो इलेक्ट्रिक सेल का एक ऐसा उपकरण है जो कि, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जो कि प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा 16 का ए। आगे बढ़ते हैं 16 के बाद क्वेश्चन नंबर 17 में। क्वेश्चन नंबर 17 है, क्वेश्चन नंबर 17 है कि विलयन यानी विलायक की प्रति इकाई आयतन या प्रति इकाई द्रव्यमान में उपस्थित विलय की मात्रा को रसायन में किस रूप से जाना जाता है, तो इसे विलय की सांद्रता के रूप में जाना जाता है, यानी कि इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 के बाद क्वेश्चन नंबर 18। ये भी करंट अफेयर से उठाया हुआ क्वेश्चन है कि कोविड टीकाएं प्रतिरक्षी प्रतिक्रिया को कैसे उत्तेजित करते हैं, तो प्रतिरक्षी प्रतिक्रिया को जीवित क्षीण सार्स कोव 2 वायरस प्रवेश करा करके इसमें क्या किया जाता है, प्रतिरक्षी प्रतिक्रिया को उत्तेजित किया जाता है। इस प्रकार से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। आगे बढ़ते हैं 18 के बाद क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है कि निम्नलिखित में से कौन सा तरल बिजली का कुचालक है। ध्यान दीजिएगा यहाँ पूछा गया है कुचालक है, तो नमकीन पानी बिल्कुल गलत, संतरे का रस बिल्कुल गलत, नींबू का रस बिल्कुल गलत। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं, यानी कि 19 का आंसर हो जाएगा 19 का डी। अगला है क्वेश्चन नंबर 20 कि डीएनए डबल हेलिक्स संरचना की खोज किसके द्वारा की गई थी, तो डीएनए डबल हेलिक्स संरचना की खोज जेम्स वॉटसन और फ्रांसिस क्रिक के द्वारा खोजी गई थी। इस प्रकार से इसका आंसर हो जाएगा 20 का ए। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21। अलग अलग द्रव्यमान की दो वस्तुएं चंद्रमा की सतह के पास स्वतंत्र रूप से गिरने से क्या होगा,
तो स्वतंत्र रूप से गिरने से किसी भी क्षण एक ही वेग होगा, यानी कि उसके वेग में कोई परिवर्तन नहीं होगा, उसका एक ही वेग होगा, दोनों का जो वेग होगा वह समान होगा। आगे बढ़ते हैं। इस प्रकार से इसका 21 का आंसर हो जाएगा 21 का सी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 के बाद क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन है कि वेक्टर टी के प्रतिरोधक शक्ति प्रदान करने के लिए कैसे काम करते हैं। तो यह सीधे कोशिकाओं में प्रवेश कराकर और उन्हें स्पाइक प्रोटीन बनाने में सक्षम बनाकर इस प्रकार से यह काम करता है। तो इस प्रकार से इसका उत्तर हो जाएगा 22 का डी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23। लगातार नई परत जोड़ने वाली प्रक्रिया निम्नलिखित में से कौन सी है। इस प्रश्न का जो उत्तर है ना, आपको ज्योग्राफी एनसीईआरटी क्लास 6 में आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार का जो इस पर लगातार नई परत जोड़ने वाली प्रक्रिया निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया है। तो इससे क्या होता है, समुद्र तल का पूरी तरह से फैलाव होता है। आप एनसीईआरटी जरूर पढ़िए, ठीक है, वो भी क्लास 6 से और अच्छी तरह से। इसलिए मैं एनसीईआरटी का वीडियो भी एक एक चैप्टर वाइज बना रहा हूँ, ठीक है, ताकि आप लोग को पढ़ने में, चीजों को समझने में आसानी हो। इस प्रकार से इसका आंसर हो गया 23 का सी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 है, भूपटल के टुकड़े मेंटल में गति द्वारा निरंतर धीमी गति से प्रवाहित होते हैं। इस सिद्धांत को क्या कहा जाता है। तो इस सिद्धांत को कहा जाता है प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत, यानी कि 24 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और काफी अच्छा क्वेश्चन था यह। 24 के बाद हम आगे बढ़ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 25। 25 है कि mRNA पद का विस्तारित रूप क्या है, यानी कि इसका फुल फॉर्म पूछा गया है, जो महामारी की शुरुआत से ही व्यापक रूप से चर्चा में रहा है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मैसेंजर राइबोन्यूक्लिक एसिड, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा 25 का ए, 25 का ए। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 26। एसी करंट को कैसे उत्पन्न करते हैं। ऑप्शन है आपके पास चोक कुंडली द्वारा, डायनेमो द्वारा, ट्रांसफार्मर द्वारा। ऑप्शन फिर से पढ़ रहा हूं मैं एक बार, चोक कुंडली द्वारा, डायनेमो द्वारा, ट्रांसफार्मर द्वारा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं, यानी कि 26 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला है क्वेश्चन नंबर 27। धारा घनत्व होता है, तो धारा जो है वह एक सदिश राशि है। इस प्रकार से इसका आंसर हो जाएगा 27 का बी। अगला हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28। मेडिकल केमिस्ट्री में दवाओं का वर्गीकरण किस आधार पर सबसे अधिक उपयोगी है। तो इसे आणविक लक्ष्य के आधार पर इसका वर्गीकरण किया जाता है। इस प्रकार से इसका आंसर हो जाएगा 28 का बी। अगला है क्वेश्चन नंबर 29 कि निम्नलिखित में कौन सा प्रतिक्रिया की दर को धीमा करता है। तो इसका ऑप्शन दिया हुआ है उत्प्रेरक वर्धक, समांगी उत्प्रेरक, विषमांगी उत्प्रेरक। तो इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। इस प्रकार से इसका आंसर हो जाएगा 29 का डी। अगला क्वेश्चन नंबर 30 है, आगत तथा निर्गत तंत्रिकाएं मिलती है। तो आगत तथा निर्गत तंत्रिकाएं जो है वो केंद्रिका तंत्र में, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में मिलती है। इस प्रकार से इसका आंसर हो जाएगा 30 का बी। आगे बढ़ते हैं 30 के बाद क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 है, सिप्रेवेक टूरिज्म के संदर्भ में सूची रीफ, एमिसॉल और ग्रांडे द्वीप पर भारतीय जल में जहाजों के मलबे का पता लगाया है। यह स्थान कहाँ पर स्थित है। तो यह जो स्थान है यह गोवा तट के बाहर स्थित है। ऑप्शन है आपके पास गोवा तट के बाहर, लक्षद्वीप तट के बाहर, तमिलनाडु तट के बाहर, उड़ीसा तट के बाहर। तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वह गोवा तट के बाहर स्थित है, यानी कि 31 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 32 है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जैसा कि G20 समिट चल रहा है हमारे देश में, जो कि नंबर तक चलेगा। G20 सदस्य प्रतिनिधित्व करते हैं। नंबर 1 पॉइंट है कि वैश्विक जीडीपी का लगभग 85%। यह कथन बिल्कुल भी सही है। वैश्विक व्यापार का लगभग 50%। तो 50% नहीं होगा, बल्कि यहाँ पे होगा इसका 75%। अगला है क्वेश्चन नंबर पॉइंट नंबर 3 है कि विश्व की लगभग 2/3 जनसंख्या। तो यह भी बिल्कुल सही है। तो इस प्रकार से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1 और 3, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। अगर ये 50% की जगह 75% लिखा होता तो इसका आंसर तीनों सही होता। ठीक है, 32 के बाद हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 33। रूस के वैगनर भाड़े के सैनिक समूह का मुखिया कौन है। तो इस समूह सैनिक समूह का जो मुखिया इसका नाम है येवेगिनी प्रिगोजिन, जो है वो रूस के वैगनर भाड़े के सैनिक समूह के मुखिया है। करंट अफेयर से क्वेश्चन था यह। 33 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 33 के बाद हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 34। ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है। इसका आंसर हो जाएगा विश्व आर्थिक मंच, यानी कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा ग्लोबल जेंडर इंडेक्स रिपोर्ट जो है वो पारित किया जाता है। ठीक है, 34 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 35 है कि यूनाइटेड किंगडम की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो इसमें से कथन जो सही है, उन्होंने 70 वर्ष तक शासन किया और 96 वर्ष की आयु में उनकी मृत्यु हो गई। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 36। गुजरात में आयोजित डेफ एक्सपो 2022 का विषय क्या था। तो गुजरात में आयोजित डेफ एक्सपो, डेफ का मतलब आपका डिफेंस हो गया,
डिफेंस एक्सरसाइज से संबंधित है यह है। 2022 का जो विषय था, इसका विषय था गौरव का मार्ग, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। 36 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 36 के बाद हम आगे बढ़ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 37। 37 है कि थांडी ग्यूट महोत्सव का 3 दिवसीय उत्सव किस देश में मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है आपका म्यांमार में, ठीक है, यानी कि करेक्ट इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला है क्वेश्चन नंबर 38। 38 में प्रश्न दिया हुआ है कि व्हाइट हाउस के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो व्हाइट हाउस का पता 1800 पेंसिल्वेनिया एवेन्यू है। व्हाइट हाउस का पता 1800 पेंसिल्वेनिया एवेन्यू है। तो यहाँ पे 1800 नहीं होगा, बल्कि 1800 की जगह में आपका होगा 1600। ठीक है, तो इस प्रकार से ये उत्तर जो है वो गलत हो गया। यहाँ पे सही का चुनाव करने के लिए बोला गया है। अगला पॉइंट नंबर 2 है, यह संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति का आधिकारिक निवास और कार्यस्थल है, बिल्कुल सही है। पॉइंट नंबर 3 है, 1 नवंबर 1800 को जॉन एडम्स इस इमारत में निवास करने वाले पहले राष्ट्रपति बने, ये बिल्कुल सही है। पॉइंट नंबर 4 है, यह अमेरिकी लोकतंत्र का प्रतीक है, यानी कि यह भी सही है। तो इस प्रकार से इसका सही उत्तर हो जाएगा 2, 3 और 4। तो देखते हैं ऑप्शन कहाँ दिया हुआ है 2, 3, 4। तो पॉइंट नंबर डी में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका डी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है 38 के बाद 39 नंबर देखते हैं। 39 नंबर प्रश्न दिया हुआ है कि नेट मीटरिंग को कभी कभी समाचारों में किस प्रचार के संदर्भ में देखा जाता है? तो नेट मीटरिंग को देखा जाता है एक बिलिंग तंत्र के रूप में, जो सौर ऊर्जा प्रणाली मालिकों को ग्रिड में जोड़ी गई बिजली का श्रेय देता है। तो इस प्रकार से 39 का जो आंसर हो जाएगा वह आपका हो जाएगा, 39 का जो आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। सी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 40। 40 में दिया गया सूची 1 को सूची 2 में सुमेलित कीजिए। ठीक है, मेजेंडा, टील, मॉव, सियान, हरा और नीला, लाल और नीला, नीला हरा सफेद, नीला लाल और सफेद। ठीक है, तो इसका मेजेंटा जो है वो किस रंग का होता है? इसका आंसर हो जाएगा आपका मेजेंडा का, आपका हो जाएगा लाल और नीला, यानी कि ये ए का 2 हो जाएगा। टील का जो रंग होता है वो आपका नीला, हरा और सफेद होता है, यानी कि आपका बी का 3 हो जाएगा। मो का जो रंग होता है वो आपका नीला, लाल और सफेद होता है, यानी कि इसका आंसर सी का 4 हो जाएगा। और सियान का जो कलर होता है वो हरा और नीला होता है, इसका जो आपका डी का जो ऑप्शन हो जाएगा 1 हो जाएगा। यानी कि इस प्रकार से ए का 2, बी का 3, सी का 4, डी का 1, यह जो ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। तो 40 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं 40 के बाद क्वेश्चन नंबर 41 की तरफ। 41 नंबर जो क्वेश्चन है ये भी करंट अफेयर से संबंधित था कि गहरे समुद्र में डूबने वाली उस पनडुब्बी का नाम बताइए जो टाइटैनिक जहाज के पोतावशेष की यात्रा के दौरान फट गई थी। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा टाइटन, वो जहाज था, ठीक है, जिसमें जिसमें टाइटन के जो इसके जो हेड थे, ठीक है, उनकी भी मृत्यु हो गई थी इसमें। ठीक है, तो इस प्रकार से 41 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आगे है क्वेश्चन नंबर 42। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। ठीक है, तो इसका क्या उत्तर होगा हम देखने का और जानने का प्रयास करते हैं। ठीक है, जैसा कि लिखा गया है आपका मेजेंडा बैरेट लिखा हुआ है। ठीक है, बैरेट का संबंध किससे है? तो बैरेट का जो संबंध है वह एक प्रकार की टोपी है। ठीक है, तो ए का 3 हो जाएगा। अगला है आपका, अगला है आपका इसके बाद बी में लिखा हुआ है आपका स्टीलेटोज। तो स्टीलेटोज का संबंध आपका है महिलाओं के जूते, एक प्रकार के महिलाओं के जूते से है। अगला है आपका एविएटर्स। तो एविएटर्स का संबंध है आपका एक प्रकार का धूप का चश्मा। ठीक है, यानी कि सी का 2 हो जाएगा। अगला है चिगोन। तो चिगोन का संबंध आपका है एक प्रकार का केस विन्यास है, यानी कि डी का आंसर हो जाएगा 5। और अंतिम बच्चा ब्रॉग। ब्रॉग का संबंध पुरुषों के जूते का एक प्रकार है, तो यानी कि ई का आंसर हो जाएगा 1। तो इस प्रकार से इसका उत्तर हो जाएगा ए का 3, बी का 4, सी का 2, डी का 5, ई का 1। तो ये ऑप्शन किस में दिया हुआ है? तो ये जो ऑप्शन है आपका दिया हुआ है ऑप्शन नंबर बी में। तो बी इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा। अगला है आपका इस प्रश्न के बाद क्वेश्चन नंबर 42 के बाद क्वेश्चन नंबर 43, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि संयुक्त राज्य अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति ने हाल ही में बोला है, हाल ही में अपना साक्षात्कार कहाँ दिया? तो हाल ही में अपना साक्षात्कार जो है वह एथेंस में दिया। ठीक है, जो ग्रीस की कैपिटल है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 44। खेल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से जोड़े सही सुमेलित हैं? सही सुमेलित के बारे में यहाँ पे चर्चा किया गया है। ठीक है, यहाँ पे लिखा गया कि फ्लेसिंग मिडॉज। तो फ्लेसिंग मिडॉज का संबंध फ्रेंच ओपन से नहीं है, ये बिल्कुल गलत है। ठीक है, यहाँ पूछा है सही उत्तर को चुनिए। ठीक है, और सही सुमेलित भी करना है हमें। ठीक है, सही सुमेलित जोड़ कौन से जोड़े जो है वो सही सुमेलित है? तो इस प्रकार से जो इसका आंसर ऑप्शन नंबर 1 जो है वो इसका गलत आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला है वीनस रोजवाटर डिस। ठीक है, इसका संबंध विंबलडन विंबलडन ट्रॉफी महिला से है, यह बिल्कुल सही है। अगला है तीसरा आपका रोलैंड गैरोस यूएस ओपन से, इसका आंसर बिल्कुल गलत है।
ऑस्ट्रेलियन ओपन महिला, इसका संबंध डाफने अकुर्स मेमोरियल कप से है, तो यह भी सही है। इस प्रकार से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 2 और 4। तो ऑप्शन देखते हैं कि किस ऑप्शन में दिया हुआ है। इसका ऑप्शन दिया हुआ है ऑप्शन नंबर डी, इसका करेक्ट हो जाएगा 2 और 4। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 44 के बाद हम लोग आगे बढ़ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45 है कि गृह मंत्रालय ने नवंबर 2022 को देश की कितनी भाषाओं की फील्ड वीडियोग्राफी के साथ भारतीय मातृभाषा सर्वेक्षण MTSI कार्य को पूरा किया है। तो टोटल 576 भाषाओं को इसमें फील्ड वीडियोग्राफी के साथ भारतीय मातृभाषा सर्वेक्षण कार्य को पूरा किया गया है। इसका आंसर हो जाएगा 45 का सी। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 46। किस राज्य सरकार ने भारत में गिद्धों के संरक्षण के लिए राष्ट्रीय कार्रवाई द्वारा प्रस्तावित गिद्ध संरक्षण के लिए राज्य स्तरीय समिति यानी कि SLCVC का शुभारंभ किया है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, तमिलनाडु सरकार ने इसको स्टार्ट किया है गिद्धों को संरक्षण के लिए। अगला है क्वेश्चन नंबर 47। 10 कैप्टिव नस्ल एशियाई विशालकाय कछुए यानी कि मनोरिया एमिस मुख्य भूमि एशिया में सबसे बड़ी कछुआ प्रजातियों में से एक हाल ही में भारत के किस राष्ट्रीय उद्यान में छोड़े गए हैं? इसे हाल ही में नतांगकी राष्ट्रीय उद्यान में छोड़े गए हैं, जो कि नागालैंड राज्य में अवस्थित है। इस राज्य में नागालैंड राज्य में अवस्थित है नतांगकी राष्ट्रीय उद्यान। इस प्रकार से इसका उत्तर हो जाएगा 47 का ए। अगला 47 के बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 48। हाल ही में किस देश ने फिर से अरुणाचल प्रदेश को भारत का एक अभिन्न अंग घोषित किया है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यूएसए यानी कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने देश ने फिर से अरुणाचल प्रदेश को भारत का एक अभिन्न अंग घोषित किया है। अगला है प्रश्न आपका क्वेश्चन नंबर 49 है कि भारत के रुद्राक्ष बाला साहेब पाटिल ने काहिरा में ISSF वर्ल्ड चैंपियनशिप में पुरुषों की 10 मीटर एयर राइफल में कौन सा पदक जीता है? तो ये ऑप्शन नंबर ए यानी कि स्वर्ण पदक जीता है। तो 49 का आंसर हो जाएगा 49 का ए। अगला है आपका क्वेश्चन नंबर 50। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 किस ग्रेड से व्यावसायिक शिक्षा को मुख्य धारा को शिक्षा में एकीकृत करने पर जोर देती है? तो ये ग्रेड 6 के आधार पर, ठीक है, शिक्षा में एकीकृत करने पर जोर देती है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 50 का ए। आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। 51 नंबर प्रश्न है कि भारत ने किस देश के साथ आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौते ECTA पर हस्ताक्षर किया है? तो अभी हाल ही में ऑस्ट्रेलिया देश के साथ भारत मिलकर आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किया है। तो इस प्रकार से 51 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला है 51 के बाद 52 नंबर प्रश्न है। 52 नंबर की सहज भाषा अधिनियम निम्नलिखित में से किस देश द्वारा हाल ही में पारित किया गया था, जिसमें सरकारी अधिकारियों को आधिकारिक दस्तावेजों और वेबसाइटों में सरल और आसानी में से समझ में आने वाली अंग्रेजी भाषा का उपयोग करने की आवश्यकता होती है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका न्यूजीलैंड यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। अगला है 52 के बाद क्वेश्चन नंबर 53 दिया हुआ है कि दुनिया के पहले पादप परागकणों जिन्हें टीलिया ड्रेमिडस कहा जाता है, जो कि टीलिया ड्रेम्बी जीवाश्म हाल ही में किस देश में पाए गए हैं? तो ये अभी हाल ही में रूस देश में पाए गए हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला है क्वेश्चन नंबर 54। सुर्खियां बटोरने वाली लिस्बन घोषणा किस इकाई के संरक्षण से संबंधित है? इसका संबंध महासागर से है यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। अगला आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 54 के बाद क्वेश्चन नंबर 55। तो क्वेश्चन नंबर 55 है कि निम्नलिखित में से कौन सा जानवर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि सिंधु सभ्यता से है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को नहीं पता था? तो बैल के बारे में वो लोग जानते थे, हाथी के बारे में जानते थे, हाथी का साक्ष्य मिला है, लेकिन घोड़ा का जो साक्ष्य है वो केवल सुतकोटदा में ही मिला है, बाकी कहीं और पे नहीं मिला है। तो इस प्रकार से ये नहीं कहा जा सकता है कि घोड़े के बारे में वो लोग अच्छी तरह से परिचित थे। तो इस प्रकार से इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि घोड़े से वो लोग परिचित नहीं थे, यानी कि 55 का आंसर हो जाएगा बी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 56 की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल नहीं है? बहुत ही आसान क्वेश्चन पूछा गया था। कुतुब मीनार है, लाल किला है, इंडिया गेट जो है वो यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल नहीं है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 57 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 57 है भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व, इंडियन पॉलिटी का क्वेश्चन है, जो कि बहुत ही आसान क्वेश्चन पूछा गया था। संविधान किस देश से ली गई है? तो ये आयरलैंड से ली गई है। अगर यही पूछा होता कि आयरलैंड ने किस देश से लिया है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका स्पेन से लिया है, ठीक है। लेकिन हमारे देश भारत ने किससे लिया था? ये लिया था आयरलैंड से। और आयरलैंड किससे लिया था? तो वह स्पेन से लिया था। आगे बढ़ते हैं 57 के बाद आपका 58 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ये भी बहुत ही आसान क्वेश्चन था कि सिक्किम भारतीय संघ का पूर्ण राज्य कब बना?
तो यह 1975 में बना। अगर आप डेट आपसे पूछे तो आपका डेट हो जाएगा 16 मई 1975 को। इस प्रकार से इसका आंसर हो जाएगा 58 का बी। अगला क्वेश्चन नंबर 59, निम्नलिखित में से कौन सी मुद्रा सबसे महंगी है? तो सबसे महंगी जो मुद्रा है वो है आपका पाउंड स्टर्लिंग। इस प्रकार से इसका आंसर हो जाएगा आपका 59 का बी। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 60, बिहार बिहार से संबंधित था, बिहार स्पेशल से ये क्वेश्चन था कि बिहार सरकार ने किस वर्ष तक कार्बन उत्सर्जन कम कर बिहार राज्य को प्रदूषण मुक्त बनाने की योजना बनाई है? तो यह 2024 तक बनाने का लक्ष्य रखा गया है। तो इस प्रकार से 60 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 61 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 61 जो है वो आपका एनसीईआरटी से क्वेश्चन पूछा गया था, क्लास 6 से, चैप्टर 3 या 4 में इसके बारे में चर्चा किया गया है। भारतीय कला में स्तूप, चैत्य और विहार का निर्माण निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो यह जो है आपका बौद्ध धर्म से संबंधित है। तो इस प्रकार से इसका आंसर हो जाएगा आपका 61 का सी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 62, भारतीय हस्तशिल्प के संदर्भ में बिहार में सुजीनी क्या है? तो सुजीनी जो है वह एक प्रकार की कढ़ाई है। इस प्रकार से इसका आंसर हो जाएगा 62 का सी। अगला है क्वेश्चन नंबर 63। क्वेश्चन नंबर 63 है कि बिहार में विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो वो जो कथन दिए गए हैं, पहला, यह बिहार के वर्तमान बांका जिले में स्थित है, बिल्कुल गलत। क्वेश्चन पॉइंट नंबर 2, इसकी स्थापना पाल वंश के राजा गोपाल प्रथम ने की थी। ठीक है, यहाँ कुछ क्वेश्चन पूछा है कि कौन सा गलत है, तो गोपाल ने नहीं की थी बल्कि इसकी स्थापना जो है वो धर्मपाल ने की थी। तीसरा दिया है कि बौद्ध धर्म का वज्रयान संप्रदाय यहाँ फला फूला। ठीक है, यह बिल्कुल सही है। यहाँ खगोल विज्ञान, तर्कशास्त्र, कानून, व्याकरण और दर्शन जैसे अन्य विषयों भी पढ़ाए जाते थे, तो यह भी बिल्कुल सही है। यहाँ आपसे पूछा है कि कौन सा कथन गलत है, तो ए 1 गलत है और 2 गलत है। तो हम देखते हैं कि किस ऑप्शन में दिया गया। तो ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है 1 और 2, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर सी जो है वह करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 63 के बाद क्वेश्चन नंबर 64। 64 में लिखा गया कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत में बाबर के आगमन के कारण, तो पहला है उपमहाद्वीप में बारूद का आगमन हुआ। दूसरा, क्षेत्र की वास्तुकला में मेहराब और गुंबद का परिचय हुआ। तीसरा, प्रदेश में तैमुरिड राजवंश की स्थापना हुई। चौथा, युद्ध में तोपों की शुरुआत हुई। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 3 और 4। कौन सा कथन सही पूछा है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नंबर 1 गलत है और नंबर 2 भी गलत है। आगे बढ़ते हैं 64 के बाद 65, निम्नलिखित में से किस बंदरगाह को मुगल काल के दौरान बाबुल मक्का, यानी कि मक्का का द्वार कहा जाता था, तो इसे सूरत को कहा जाता था। तो इस प्रकार से इसका आंसर हो जाएगा आपका 65 का बी। अगला है आपका अष्ट प्रधान मंत्री परिषद थी, तो वो किसके शासनकाल में थी? तो वो मराठा प्रशासन में अष्ट प्रधान मंत्री परिषद थी। इस प्रकार से इसका आंसर हो जाएगा 66 का सी। 66 के बाद हम आगे बढ़ते हैं 67, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बोधिसत्व पद्मापणि की पेंटिंग स्थित है। तो बोधिसत्व पद्मापणि की जो पेंटिंग है वह अजंता की गुफा में अवस्थित है, यानी कि इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 67 का सी। अगला है क्वेश्चन नंबर 68। 68 दिया हुआ है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, फाहियान एक चीनी तीर्थयात्री था, बिल्कुल सही है, जो हर्ष के शासनकाल के दौरान भारत आया था। यह बिल्कुल गलत है, यह हर्षवर्धन के शासनकाल में नहीं बल्कि विक्रमादित्य यानी कि चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था। अगला प्रश्न है, अगला पॉइंट है कि वेन एक चीनी बौद्ध भिक्षु थे, बिल्कुल सही है, जिन्होंने चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल के दौरान भारत आया था। इसका आंसर बिल्कुल गलत है। वेनसांग जो है वो चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में नहीं बल्कि यह आपका आया था हर्षवर्धन के दरबार में, यानी कि इसका जो उत्तर जो है ना ये अपोजिट दिया हुआ है। तो इसका आंसर दोनों गलत है। यहाँ पूछा है कि कौन सा कथन सही है। ठीक है, कौन सा कथन सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी केवल एक, केवल दो, एक और दो, दोनों, यानी कि दोनों ही कथन क्या है, गलत है, यानी उपयुक्त में से कोई भी नहीं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 69, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और काफी अच्छा प्रश्न पूछा था। सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। ठीक है, चरक जो थे वो एक चिकित्सक थे, ब्रह्मगुप्त जो थे वो एक गणितज्ञ थे, वारामिहिर जो थे वो एक ज्योतिष थे, और विशाखा दत्त थे जो एक नाटककार थे, जिन्होंने मुद्र राक्षस नामक किताब की रचना की थी। तो इस प्रकार से इसका आंसर हो जाएगा ए का 2, बी का 1, सी का 4, डी का 3। तो इसका ऑप्शन जो है ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। तो 69 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 70 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 70 दिया हुआ है कि इनमें से किसने भारत में फारसी त्योहार नवरोज, ठीक है, नवरोज की शुरुआत की? तो नवरोज की शुरुआत की थी आपकी बलबन ने। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जिसने लौह रक्त की नीति को भी चलाया था और सजिदा प्रणाली को भी इसने स्टार्ट करवाया था। ठीक है, दल चालीसा को इसने खत्म किया था जो इल्तुतमिश द्वारा चलाया गया था। अगला है क्वेश्चन नंबर 71, नाथ पंथियों, सिद्धों और योगियों ने भक्ति धर्म को किस क्षेत्र में लोकप्रिय बनाया? तो इसे उत्तर भारत में उन्होंने क्या किया, इसको लोकप्रिय बनाया। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 71 का ए।
अगला है क्वेश्चन नंबर 72। उड के 1854 के प्रेषण के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला कथन दिया हुआ है कि इसने उच्च अध्ययन के लिए शिक्षा के माध्यम के रूप में अंग्रेजी की सिफारिश की, बिल्कुल सही। इसने महिला शिक्षा और व्यावसायिक प्रशिक्षण पर जोर दिया, बिल्कुल सही। तो इस प्रकार से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा एक और दो, दोनों। ठीक है, यानी कि दोनों पर इसने क्या किया था, ध्यान दिया था, महिला शिक्षा पर भी और अंग्रेजी शिक्षा पर भी। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 73 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 73 जो कि बिहार स्पेशल से संबंधित है। मैथिली भाषा का विकास निम्नलिखित में से किसके शासनकाल के दौरान हुआ? तो यह ओनिवार राजवंश के दौरान मैथिली भाषा का प्रचार प्रसार हुआ। अगला है क्वेश्चन नंबर 73 के बाद आपका क्वेश्चन नंबर 74। प्रारंभिक वैदिक काल के दौरान कौन सा शहर प्राचीन मगध राज्य की राजधानी के रूप में कार्य करता है? इसका आंसर हो जाएगा राजगिरी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। राजगिरी दिया हो, राजगिरी दिया हो या फिर गिरिब्रज दिया हो, सबका आंसर वही होगा। ठीक है, राजगिरी। अगला है क्वेश्चन नंबर 75। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? नंबर 1 दिया हुआ है आपका कि इसे लॉर्ड लिटन द्वारा अधिनियमित किया गया था, बिल्कुल सही। पॉइंट नंबर 2 दिया हुआ है कि इसे गैंगिंग अधिनियम के रूप में जाना जाता है, बिल्कुल सही। पॉइंट नंबर 3, इस अधिनियम को लॉर्ड रिपन ने निरस्त कर दिया था, यह भी सही है। इसका आंसर हो जाएगा 1 2 3 तीनों ही सही है, यानी कि 75 का आंसर हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन नंबर 76। लॉर्ड मेयो के 1870 के संकल्प के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? पहला, कौन सा कथन सही है? केंद्रीय और प्रांतीय वित्त को विभाजित करने वाला यह पहला कदम था, बिल्कुल सही। प्रांतीय सरकारों यानी कि प्रोविंशियल स्टेट जो था उसकी कुछ सेवाएं प्रशासित करने का अधिकार दिया गया, बिल्कुल सही। इसने मौजूदा असमानता को सुधारने का प्रयास किया, बिल्कुल सही। इसने प्रांतों की वास्तविक आवश्यकता पर केंद्रित किया, पर ध्यान केंद्रित किया, बिल्कुल सही। इस प्रकार से इसका करेक्ट जो आंसर हो जाएगा वह 1 2 3 4, यानी कि चारों ही उत्तर इसका क्या है, करेक्ट है। इस प्रकार से इसका आंसर हो जाएगा 1 2 3 4, ऑप्शन नंबर डी। अगला, राजनीति की प्रारंभिक पुस्तक नीति सार, ठीक है, किसके द्वारा लिखी गई है? तो यह कामंदक द्वारा लिखी गई है, यानी कि इस प्रकार से इसका 77 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 77 के बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 78। फुतुहात ए आलमगिरी किसके द्वारा लिखी गई है? तो फुतुहात ए आलमगिरी यह जो है ईश्वर दास नागर के द्वारा लिखी गई है। इस प्रकार से 78 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला, चीनी स्रोत के अनुसार श्रीलंका के शासक मेघवर्मन ने गया में बौद्ध मंदिर बनाने की अनुमति के लिए निम्नलिखित में से किस गुप्त राजा के पास एक मिशनरी भेजा था? तो वह जो गुप्त राजा था उसका नाम था आपका समुद्रगुप्त। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। अगला है आपका क्वेश्चन नंबर 80, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि बिहार स्पेशल से था। कब बिहार पहली बार ब्रिटिश शासित भारत के तहत बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग हुआ? तो यह अलग हुआ 1912 से। ठीक है, 22 मार्च, यही वजह कि बिहार दिवस जो है 22 मार्च को मनाया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 80 के बाद हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 81। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सतह क्षेत्रफल के हिसाब से विक्टोरिया झील दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। ठीक है, यह इसका उत्तर जो है आपका पूछा है यहाँ पे कौन सा कथन गलत है, तो ये तो सही है। अगला है आपका, यह अफ्रीका की महान झीलों में से एक है। ठीक है, यह अफ्रीका की महान झीलों में से कौन सा कथन गलत है? वापस एक बार पढ़ता हूँ मैं इसे, 81 नंबर। ठीक है, 81 नंबर, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सतह क्षेत्रफल के हिसाब से विक्टोरिया झील दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। दूसरा, यह अफ्रीका की महान झीलों में से एक है। तीसरा, इसकी सीमा 4 देशों तंजानिया, युगांडा, रवांडा, केन्या से लगती है। चौथा, विक्टोरिया झील से निकलने वाली एकमात्र धारा नील नदी है, जो युगांडा के जिंजा के पास झील से बाहर निकलती है। यहाँ प्रश्न पूछा है कि उपर्युक्त में से कौन से कथन गलत है? इसका गलत उत्तर का चुनाव हमें करना है, तो इसका आंसर हो जाएगा 1 और 3 जो है वह गलत उत्तर है, 2 और 4 जो है वह सही उत्तर है। तो इस प्रकार से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 82 की तरफ। 82 है कि हीट वेव के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, यदि किसी मैदानी इलाके का अधिकतम तापमान कम से कम 30 डिग्री सेल्सियस या इससे अधिक पहुंच जाता है तो उसे हीट वेव माना जाता है। दूसरा, यदि किसी पहाड़ी इलाके का अधिकतम तापमान कम से कम 40 डिग्री सेल्सियस या उससे अधिक तक पहुंच जाता है तो उसे हीट वेव माना जाता है। यहाँ क्वेश्चन पूछा है कि ऊपर में से कौन सा कथन सही है? तो दोनों ही कथन गलत है। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा न तो 1 और न ही 2, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 82 के बाद हम आगे देखते हैं 83 नंबर। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। क्रिस्टोफर कोलंबस जो थे वो इटली के निवासी थे। ठीक है, क्रिस्टोफर कोलंबस जो थे वह इटली के निवासी थे। ठीक है, वो इटली के निवासी थे। क्रिस्टोफर कोलंबस जो है वो इटली के निवासी थे। 1 का 3 हो जाएगा उत्तर आपका।
ठीक है, अगला आपका दिया हुआ है कि जेक्स कार्टियर जो थे वो फ्रांस से थे, यानी कि बी का हो जाएगा आपका 4। सर फ्रांसिस ड्रेक जो थे वो आपके यूनाइटेड किंगडम से थे। ठीक है, अगला है आपका फ्रेंडिड मैगलन, ये जो थे आपके पुर्तगाली थे। ठीक है, तो इस प्रकार से इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा ए का 3, बी का 4, सी का 2, डी का 1। ठीक है, तो ये किस ऑप्शन में दिया हुआ है? तो ये ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला है आपका क्वेश्चन नंबर 84। यूएई यूनाइटेड अरब अमीरात के रियासती राज्य कौन से हैं? तो इसके जो रियासती राज्य हैं वो है आपके अबू धाबी, दुबई, शारजाह, अजमान, अल कैन, फुजेरा, राम अल खैमा, यानी कि इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला है क्वेश्चन नंबर 85। स्वर्ण रेखा नदी निम्नलिखित में से किस गांव के पास से निकलती है? तो उस गांव का नाम है आपका नगरी। ठीक है, यानी कि करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला है आपका 85 के बाद क्वेश्चन नंबर 86। 86 नंबर प्रश्न है, ये बिहार स्पेशल से क्वेश्चन था कि निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान वन्य जीव अभ्यारण्य बिहार में अवस्थित है? तो वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान बिहार में अवस्थित है, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान बिहार में अवस्थित नहीं है, गजनेर भी नहीं है, और भीमबाद वन्य जीव अभ्यारण्य यह भी बिहार में अवस्थित है। इस प्रकार से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1 और 4। ठीक है, तो देखते हैं 1 और 4 किस में दिया हुआ है, तो ये ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। अगला है क्वेश्चन नंबर 87। गंगटिक डॉल्फिन, क्वेश्चन नंबर 87 के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथनों पर विचार कीजिए। पहला, गंगा नदी के डॉल्फिन को IUCN के रेड लिस्ट के तहत लुप्त प्राय जीव के रूप में वर्गीकृत किया गया है। दूसरा, इसमें कोई क्रिस्टलीय नेत्र लेंस नहीं है जो इस प्रभावी रूप से अंधा बना देती है। तीसरा, यह इकोलोकेशन का उपयोग कर आगे बढ़ती है और शिकार करती है। चौथा, इसे भारत के राष्ट्रीय जलीय जीव के रूप में मान्यता दी गई है। इसमें पूछा है कि कौन सा कथन जो है वह सही है, तो इसका नंबर 1 जो है वह पूरी तरह से गलत है। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका 2, 3 और 4। तो इस प्रकार से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं हम लोग 87 के बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 88। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। गंडक नदी का दूसरा नाम क्या है? तो गंडक नदी का दूसरा नाम है नारायणी। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगला क्वेश्चन नंबर 89। बिहार के निम्नलिखित में से किस जिले में सोना पाया जाता है? तो सोना जो है वो जमुई जिले में पाया जाता है। इस प्रकार से 89 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 90 दिया हुआ है। 90 है कि त्रिवेणी नहर का निर्माण निम्नलिखित में से किस नदी पर किया गया है? तो त्रिवेणी नदी का जो निर्माण है वह गंडक नदी पर किया गया है। क्वेश्चन नंबर 91 देखते हैं। अभिकथन दिया हुआ और इसका कारण दिया हुआ है। अभिकथन है कि घाना तट पर सोने के समुद्र प्लेसर जमाव पाए जाते हैं, जो ब्राजील में सोने की सिराएं पाई जाती है। और इसका रीजन दिया हुआ है कि किसी समय ये महाद्वीप अटलांटिक तट के साथ एक साथ संयुक्त थे। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए और आर दोनों ही सही है, और आर जो है ए की सही व्याख्या है। तो 91 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ए। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 92 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 92 है कि बिहार की भौगोलिक संरचना, यानी कि ये भी क्वेश्चन बिहार स्पेशल से था, कि बिहार की भौगोलिक संरचना चट्टानी प्रणालियों से बनी है। चट्टानी प्रणालियों को उनके विवरण से मिलान कीजिए। तो पहला दिया हुआ है आपका धारवाड़ चट्टान प्रणाली। तो धारवाड़ चट्टान प्रणाली, दूसरा दिया हुआ है धारवाड़ चट्टान प्रणाली का संबंध जो है सबसे पुराने आर्कियन रॉक सिस्टम का यह हिस्सा है, यानी कि ए का आंसर हो जाएगा आपका 3। अगला है आपका विंध्यन चट्टान प्रणाली। इसका संबंध आपका बलुआ पत्थर, चूना पत्थर, डोलोमाइट, कार्डजाइट और सेल इस चट्टान प्रणाली के मुख्य घटक हैं। अगला है आपका काटनरी चट्टान प्रणाली। तो इसका संबंध है आपका हिमालयी और प्रायद्वीपीय नदियों द्वारा मिट्टी आदि के तीव्र जमाव से निर्मित। अगला लास्ट बचा तृतीयक चट्टान प्रणाली। तो तृतीयक चट्टान प्रणाली जो है ये पश्चिमी चंपारण जिले में पाई जाती है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका डी का 2, यानी कि ए का 3, बी का 4, सी का 1, डी का 2। तो देखते हैं कि ये किस ऑप्शन में दिया हुआ है। ये ऑप्शन दिया हुआ है आपका ऑप्शन नंबर ए में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला है आपका 92 के बाद क्वेश्चन नंबर 93 है कि निम्नलिखित में से कौन सा समुद्री जैव विविधता के दृष्टिकोण से दुनिया का सबसे समृद्ध क्षेत्र है, जिसमें ज्वारमुख समुद्र तट, निकट तटीय पर्यावरण के जंगल, समुद्री घास, प्रवाल भित्तियां, नमक दलदल और मैंग्रोव के साथ 21 द्वीप भी शामिल हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा मन्नार की खाड़ी बायोस्फीयर रिजर्व में ये सभी चीजें जो है वह शामिल है। इस प्रकार से 93 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला है 94 नंबर। 94 है कि 90 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित थिम्फू का स्थानीय समय निर्धारित कीजिए जब ग्रीनविच में 0 डिग्री में दोपहर 12 बजे का समय है। तो 12 बजे का जो समय है, ठीक है ना, तो यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा आपका, इसका आंसर हो जाएगा आपका 6 बजे, सुबह 6 बजेंगे। ठीक है, सुबह 6 नहीं बल्कि शाम के 6 बजेंगे। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 6 PM। 94 का आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 95, निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? अभी हम लोगों ने पढ़ा धारवाड़ चट्टान के बारे में।
ठीक है, कि धारवाड़ चट्टान संरचना में प्राकृतिक गैस पाई जाती है, बिल्कुल गलत। अभ्रक कोडरमा में पाया जाता है। और यहाँ पूछा भी गया है कि कौन सा कथन सही है, तो ऑप्शन बी जो है वो सही है। हम लोग सी और डी की तरफ ध्यान नहीं देंगे। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 95 का बी। अगला है आपका 95 के बाद क्वेश्चन नंबर 96। ग्लोब पर 1 डिग्री अंतराल पर खींची गई अक्षांश रेखाएं कितनी है? तो 1 डिग्री अंतराल पर खींची गई अक्षांश रेखाएं हैं वो है 179, यानी कि 96 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। अगला 96 के बाद 97। कोसी मैदान की माध्य समुद्र तल से औसत ऊंचाई कितनी है? तो इसकी जो औसत ऊंचाई है वो आपकी 95 मीटर है या फिर उसके आसपास। ऑप्शन में कहीं पे भी नहीं दिया हुआ है, तो इस प्रकार से इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई भी नहीं। कितने मीटर के आसपास है? तो ये 95 मीटर के आसपास है। ठीक है, तो 97 का आंसर हो गया डी। अगला 97 के बाद हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 98 नंबर प्रश्न है कि किस पठार पर कर्क रेखा तथा भारतीय मानक समय रेखा एक दूसरे को काटती है? तो यह बघेल खंड पर एक दूसरे को काटती है, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 98 का। क्वेश्चन नंबर 99। उत्तराखंड का कौन सा जिला तिब्बत सीमा से नहीं लगा है? तो अल्मोड़ा जो जिला है वह तिब्बत से नहीं लगा है। ठीक है, 99 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 100 है कि एलनीनो धारा कहाँ प्रवाहित होती है? तो एलनीनो धारा जो है वो प्रशांत महासागर में प्रवाहित होती है। तो इस प्रकार से 100 का जो आंसर हो जाएगा 100 का, वो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो इस प्रकार से हम लोगों ने टोटल 100 प्रश्नों को देखा। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 101। 101 नंबर प्रश्न है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इंडियन पॉलिटी से संबंधित था यह। कॉलेजियम प्रणाली के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम एक 5 सदस्यीय निकाय है जिसकी अध्यक्षता भारत के मौजूदा मुख्य न्यायाधीश सीजेआई करते हैं, और उस समय इसमें न्यायालय में कार्यरत 4 अन्य वरिष्ठतम न्यायाधीश शामिल होते हैं। यह कथन बिल्कुल सही है। संसद ने विधि द्वारा कॉलेजियम प्रणाली का आरंभ किया है। यह कथन बिल्कुल गलत है। पॉइंट नंबर 3 दिया हुआ है कि उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति कॉलेजियम प्रणाली के माध्यम से की जाती है। बिल्कुल सही है। ठीक है, अगला पॉइंट नंबर 4 देखते हैं। पॉइंट नंबर 4 देखते हैं कि कॉलेजियम प्रणाली की शुरुआत वर्ष 1993 में न्यायाधीश पी.एन. भगवती के ऐतिहासिक फर्स्ट जज मामले में के उपलक्ष्य पर की गई थी। यह कथन बिल्कुल भी गलत है। तो इस प्रकार से इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 1 और 3 सही है। अगला है क्वेश्चन नंबर 102। ये भी इंडियन पॉलिटी का क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, भारतीय संविधान के 42वें संविधान संशोधन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसने प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े, समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता। यह कथन बिल्कुल ही सही है। इसने संविधान में 8 मौलिक कर्तव्य जोड़े, बिल्कुल गलत, बल्कि 8 की जगह 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े। तीसरा, इसने नए निदेशक सिद्धांत जोड़े, यानी आर्टिकल 39A, अनुच्छेद 43A और आर्टिकल 47। यह भी क्या है, बिल्कुल भी सही, बिल्कुल गलत है। यह भी गलत है, सही नहीं है। अगला है पॉइंट नंबर 4। पॉइंट नंबर 4 में लिखा गया है कि इसके द्वारा राष्ट्रपति का जो चुनाव है, चुनाव आयोग के परामर्श के राज्य विधानसभाओं मंडलों के सदस्यों को आयोग घोषित करने का अधिकार प्राप्त किया गया है। तो यह भी कथन क्या है, बिल्कुल भी सही है। लेकिन यहाँ आपसे पूछा क्या है कि कौन सा कथन गलत है, तो 2 और 3 जो है यह कथन गलत है, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 103। किसी समुदाय को, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, किसी समुदाय को अनुसूचित जनजाति के रूप में घोषित करने के लिए आवश्यक विशेषताएं हैं। पहला, आदिम लक्षणों के संकेत। दूसरा, विशिष्ट संस्कृति यानी भूलती हुई संस्कृति। तीसरा, बड़े पैमाने पर समुदाय के साथ संपर्क में शर्म। और चौथा, पिछड़ापन एवं भौगोलिक अलगाव। उपयुक्त में से कौन से कथन सही है? जिसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 2, 3 और 4। विशिष्ट संस्कृति, बड़े पैमाने पर समुदाय के साथ संपर्क में शर्म, पिछड़ापन और भौगोलिक अलगाव। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 103 के बाद क्वेश्चन नंबर 104। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों के विचार का संदर्भ किस देश से लिया गया? बहुत ही आसान प्रश्न था ये इंडियन पॉलिटी से, जो कि संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया, यूएसए से। क्वेश्चन नंबर 104 के बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 105। यह भी इंडियन पॉलिटी का क्वेश्चन था, जो कि बहुत ही आसान प्रश्न पूछा था कि भारतीय संविधान के किस आर्टिकल द्वारा अस्पृश्यता यानी कि छूआछूत को समाप्त किया गया? तो आर्टिकल 17 के द्वारा इसे समाप्त किया गया, जिसका वर्णन फंडामेंटल राइट्स में किया गया है। अगला क्वेश्चन नंबर 106। 106 है कि उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या निर्धारित करने का अधिकार निम्नलिखित में से किसके पास है? तो यह राष्ट्रपति के पास है। यह भी बहुत काफी आसान प्रश्न था। क्वेश्चन नंबर 107। 5वीं अनुसूची किस विशिष्ट समूह के बारे में समूह के लोगों के शासन और हितों की सुरक्षा से संबंधित है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अनुसूचित जनजाति से संबंधित है। अगला क्वेश्चन नंबर 108। भारतीय सर्वोच्च न्यायालय ने किस मुकदमे में सर्वप्रथम संविधान के मूल ढांचे का सिद्धांत दिया? तो यह दिया केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य में, यानी कि इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 108 का ऑप्शन नंबर बी। अगला है क्वेश्चन नंबर 109। सूची 1 में सूचीबद्ध राजनीतिक दलों को सूची 2 में उनकी स्थापना के वर्ष के साथ सुमेलित कीजिए।
तो जैसा कि दिया है भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, ये 1964, इसका आंसर ए का 1 होगा। अगला दिया है भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, इसकी स्थापना जो 1925 में की गई। अगला बहुजन समाज पार्टी, इसकी स्थापना जो है वो 1984 में की गई। और लास्ट है ए आई ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस, इसकी स्थापना जो है आपका 1998 में की गई। तो इस प्रकार से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए का 1, बी का 3, सी का 4, डी का 2। तो देखते हैं हम लोग किस ऑप्शन में दिया हुआ है। तो यह आपके ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। अगला है क्वेश्चन नंबर 110। ठीक है, किन अनुच्छेदों के अंतर्गत अध्यक्ष सदन के किसी सदस्य को उसकी मातृभाषा में बोलने की इजाजत दे सकता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आर्टिकल 120 में क्लॉज 1 में इसका वर्णन किया गया, जिसमें वो आज़ादी है कि वो मातृभाषा में बोलने की वो इजाजत जो है वह दे सकता है। अगला है क्वेश्चन नंबर 111। क्वेश्चन नंबर 111 है, 110 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 111 जो इकोनॉमिक्स से था, आरबीआई की विदेशी मुद्रा भंडार FER में निम्नलिखित में से कौन से शामिल है या फिर कौन से शामिल नहीं है? पहला, विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियां शामिल है, बिल्कुल सही है। दूसरा, सोना शामिल है यानी कि गोल्ड। तीसरा, विशेष आहरण अधिकार, यह भी शामिल है। और चौथा, आरक्षित किस्त स्थिति, यह भी शामिल है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। 111 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला है क्वेश्चन नंबर 112। 112 है कि उत्पत्ति के नियम के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उत्पत्ति के नियम किसी उत्पाद के राष्ट्रीय स्रोत को निर्धारित करने के लिए आवश्यक मानदंड है, यह बिल्कुल सही है। उत्पत्ति के नियम कस्टम एजेंसियों को यह जानने में मदद करते हैं कि किसी दिए गए उत्पाद पर कौन सा नियम और कौन से शुल्क लागू होते हैं, यह भी कथन बिल्कुल सही है। इनका उपयोग व्यापार सांख्यिकी के प्रयोजन के लिए किया जाता है, यह बिल्कुल सही है। उनका महत्व इस तथ्य से प्रमाणित होता है कि कई मामलों में कर और प्रतिबंध आयातों के स्रोतों पर निर्भर करते हैं, यह भी सही है। यानी कि इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी। यह जो है ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, यानी कि इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 113 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 113 है कि शिशु मृत्यु दर के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, यह शिशु के जन्म से लेकर ठीक 1 वर्ष की आयु के बीच मृत्यु की संभावना है जो प्रति 10,000 जीवित जन्मों पर व्यक्त की जाती है। यहाँ पूछा है कौन से कथन सही है, तो यह कथन बिल्कुल भी गलत है। अगला है आपका, वर्ष 1950 में शिशु मृत्यु दर 189.6 थी, ठीक है, यह कथन बिल्कुल सही है। अगला, वर्ष 2019 में शिशु मृत्यु दर 30 थी, ठीक है, यह भी कथन बिल्कुल सही है। चौथा, रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया यानी कि आरजीआई के सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम SRS के बुलेटिन के अनुसार उत्तर प्रदेश वर्ष 2019 में सबसे अधिक शिशु मृत्यु दर वाला राज्य था, यह कथन बिल्कुल भी गलत है। यहाँ पूछा है कथन सही का चुनाव करना है हमें, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा केवल 2 और 3, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला है क्वेश्चन नंबर 114। एक अवधारणा के रूप में मानव पूंजी निर्माण की बेहतर व्याख्या एक प्रक्रिया के संदर्भ में की जाती है जो सक्षम बनाती है। आपके पास ऑप्शन दिया हुआ है, किसी देश के व्यक्तियों द्वारा अधिक पूंजी संचय करने, बिल्कुल गलत। नेक्स्ट है आपका ज्ञान में वृद्धि करने, बिल्कुल गलत। कौशल स्तरों में वृद्धि करने को, बिल्कुल गलत। चौथा दिया गया है आपका, देश के लोगों को ज्ञान कौशल स्तरों क्षमताओं में वृद्धि करने को, तो इसका आंसर हो जाएगा केवल 4, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन नंबर 114 के बाद है आपका क्वेश्चन नंबर 115। दिवाला और शोधन अक्षमता, ठीक है, इंसॉल्वेंसी और बैंकरप्सी इसे कहते हैं इंग्लिश में, इस संबंध में लिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला दिया हुआ है आपका, कि शोधन अक्षमता से तात्पर्य उस वित्तीय स्थिति से है जिसमें कोई व्यक्ति या संस्था बकाया होने पर अपने ऋणों का भुगतान करने में असमर्थ होता है, यह कथन बिल्कुल गलत है। अगला, दिवाला एक कानूनी प्रक्रिया को संदर्भित करता है जहां देनदार की संपत्ति लेनदारों के लाभ के लिए समाप्त या पुनर्गठित की जाती है, यह भी कथन बिल्कुल गलत है। तीसरा, शोधन अक्षमता एक अवस्था है जबकि दिवाला निष्कर्ष है, यह भी कथन बिल्कुल गलत है। चौथा दिया हुआ है आपका कि भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड IBBI दिवाला और शोधन अक्षमता कार्यवाही की देखरेख के लिए जिम्मेदार नियामक निकाय है, यह कथन जो है बिल्कुल भी सही है। यानी कि इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा केवल 4। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 116, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और अच्छा प्रश्न था। औद्योगिक नीति संकल्प किस वर्ष अपनाई गई थी? तो औद्योगिक नीति संकल्प जो है वो 1956 में अपनाई गई थी। 116 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। अगला 116 के बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 117। 117 में बात किया है कि उत्पादन संबंध प्रोत्साहन यानी कि PLI योजना के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, पहला है यह योजना घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने और मोबाइल फोन विनिर्माण तथा
निर्दिष्ट इलेक्ट्रॉनिक घटकों में बड़े निवेश को आकर्षित करने के लिए उत्पादन से जुड़े प्रोत्साहन की पेशकश करती है, बिल्कुल सही। दूसरा, इस योजना में आवेदकों की दो श्रेणियां हैं, वैश्विक कंपनियां और घरेलू कंपनियां। यह कथन बिल्कुल भी गलत है। अगला है पॉइंट नंबर 3। पॉइंट नंबर 3 लिखा हुआ है कि यह योजना पात्र कंपनियों को 6 वर्षों की अवधि के लिए भारत में निर्मित और लक्ष्य श्रेणी में शामिल वस्तुओं की शुद्ध वृद्धिशील बिक्री आधार वर्ष पर लगभग 8% का औसत प्रोत्साहन प्रदान करती है, बिल्कुल गलत है। चौथा, पीएलआई के तहत लक्ष्य श्रेणी में लैपटॉप, टैबलेट, ऑल इन वन पीसी, सर्वर और अल्ट्रा स्मॉल फॉर्मर फैक्टर शामिल होंगे। यह कथन बिल्कुल भी सही है। आइए देखते हैं कि क्या प्रश्न पूछा है कि उपरोक्त में से कौन सा कथन गलत है। तो जैसा कि मैंने बताया कि 2 और 3 जो है वह गलत है और 1 और 4 जो कि क्या थे, सही थे। यहाँ गलत कथन का चुनाव करना है हमें, इस प्रकार से इसका आंसर हो जाएगा आपका 2 और 3। आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की तरफ, क्वेश्चन नंबर 118। तो क्वेश्चन नंबर 118 में है कि स्वामित्व योजना जो कि भारत सरकार के द्वारा एक पहल की गई थी, एक योजना है, के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, तो पहला है, यह खान मंत्रालय के दायरे में कार्यरत एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है, बिल्कुल गलत है। दूसरा, यह योजना CORS नेटवर्क की तरह जियो पोजिशनिंग इंफ्रास्ट्रक्चर की 5 सेंटीमीटर तक की सटीकता प्रदान करने योग्य मानक बनाने का प्रयास कर रही है, यह कथन बिल्कुल सही है। अगला, CORS का मतलब क्रॉस ओरिजिन रिसोर्स शेयरिंग है, ठीक है, यह बिल्कुल भी गलत है। पॉइंट नंबर 4 दिया हुआ है आपका कि यह योजना ड्रोन तकनीक का उपयोग कर भूमि के छोटे छोटे खंडों का नक्शा तैयार करके ग्रामीण बस्तियों के क्षेत्रों में संपत्ति को स्पष्ट स्वामित्व स्थापित करने के लिए एक सुधारात्मक पहल प्रदान करती है, यह कथन बिल्कुल भी सही है। यहाँ पूछा कि आपसे कि कौन सा कथन गलत है, तो गलत कथन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 1 और 3 जो है वह गलत कथन है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 119 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 119 है कि किसी वित्तीय आपातकाल की स्थिति में, ये आपका इंडियन पॉलिटिक्स से क्वेश्चन था, वित्तीय आपातकाल हमारे देश में अभी तक नहीं लगा है, जिसकी चर्चा 3 प्रकार के आपातकाल है। पहला आपका नेशनल इमरजेंसी, दूसरा स्टेट इमरजेंसी, तीसरा फाइनेंशियल इमरजेंसी, जिसे वित्तीय आपातकाल कहते हैं। 352, 56, 352, 356, 360, 4 आर्टिकल का क्या है, अंतर है, यह भी आप ध्यान में रखेंगे। तो पहला है आपका कि किसी वित्तीय आपातकाल की स्थिति में अनुच्छेद 360 को लागू करने का परिणाम निम्नलिखित में से कौन सा है। पहला, राष्ट्रपति राज्य को राज्य मामले के संबंध में सेवारत सभी या किसी वर्ग के कर्मचारियों के वेतन और भत्ते कम करने का आदेश दे सकते हैं, यह बिल्कुल सही है। दूसरा, राज्य विधानमंडल द्वारा पारित धन विधेयक या अन्य वित्तीय विधेयक को राष्ट्रपति के विचारार्थ आरक्षित रखने की आवश्यकता नहीं है, यह कथन बिल्कुल गलत है। अगला पॉइंट नंबर 3 दिया हुआ है कि राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के जजों के साथ संघ मामलों के संबंध में सेवारत सभी या किसी वर्ग कर्मचारियों के वेतन और भत्ते कम करने का आदेश दे सकते हैं, बिल्कुल सही है। अगला, राज्य विधानमंडल द्वारा पारित होने के बाद धन विधेयक या अन्य वित्तीय विधेयक राष्ट्रपति के विचारार्थ आरक्षित रखी जाएगी, बिल्कुल सही है। तो इस प्रकार से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1, 3 और 4, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। 120, निम्नलिखित में से कौन से कारक संभावित रूप से भारतीय अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति जनित मंदी में योगदान कर सकते हैं। तो पहला जैसे कि दिया गया है आपका कि सरकारी खर्च में वृद्धि के कारण उच्च मुद्रास्फीति दबाव, ठीक है, यह कथन बिल्कुल गलत है। दूसरा, औद्योगिक उत्पादन में गिरावट और आर्थिक विकास में सुस्ती, बिल्कुल सही। तीसरा, कुल मांग और उपभोक्ता खर्च में कमी, बिल्कुल सही। चौथा, घरेलू मुद्रा की वृद्धि के कारण निर्यात प्रतिस्पर्धा में कमी, बिल्कुल गलत। यहाँ पूछा है कि कूट का सही उत्तर चुनिए, तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 2 और 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 120 के बाद हम आगे बढ़ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 121। 121 नंबर प्रश्न है कि आर्थिक सर्वेक्षण 2023 के अनुसार, करंट से क्वेश्चन था यह, ठीक है, निम्नलिखित में से कौन से कथन भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की प्रवृत्ति का वर्णन करते हैं। तो पहला है आपका निजी क्षेत्र की कम भागीदारी के कारण इसमें कमी आई है, बिल्कुल गलत। महामारी से पहले के स्तर की तुलना में इसमें वृद्धि हुई है, बिल्कुल सही। तीसरा, टेलीकॉम सेक्टर में पूरी तरह से सुधार होने के बाद किसी भी वित्तीय वर्ष में बिना घटे इसमें तेजी से बढ़ोतरी हुई है, बिल्कुल गलत। चौथा, कमजोर वैश्विक आर्थिक स्थिति के कारण इसमें कमी आई है, बिल्कुल सही। तो यहाँ क्वेश्चन पूछा है कि प्रयोग करके सही उत्तर का चुनाव कीजिए, तो सही उत्तर हो जाएगा 2 और 4, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 122। बिहार के गया जिला की वर्तमान जनसंख्या कितनी है। तो वर्तमान जनसंख्या 5,98,000, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 123 है
केंद्र सरकार के गैर योजना व्यय के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, व्यय ब्याज भुगतान पर होता है। 123 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 124, वैश्वीकरण और भारत पर इसके प्रभाव के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो इसका कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो ऑप्शन नंबर सी जो है, निर्यात में वृद्धि आयात में वृद्धि से अधिक है, यह कथन जो है पूरी तरह से गलत है। अगला है आपका क्वेश्चन नंबर 125, संघ सरकार संघ सरकार के वित्त में नवीनतम विकास के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला पूछा है इसमें कि महामारी वित्तीय वर्ष 21 के दौरान संघ सरकार का राजकोषीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद के 9.2% तक पहुंच गया था, बिल्कुल सही। दूसरा, वित्तीय वर्ष 22 में राजकोषीय घाटा कम होकर सकल घरेलू उत्पाद का 7.7% हो गया, बिल्कुल गलत। पिछले 2 वर्षों में राजस्व संग्रह कम हो गया, बिल्कुल गलत। यह प्रश्न पूछा कि कौन सा कथन सही है, तो सही में हम लोग सही का निशान लगाएंगे, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि केवल एक इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट आपका 125 के बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं 126। 126 नंबर प्रश्न है जो कि 1857 की क्रांति इतिहास से संबंधित है। 1857 के विद्रोह की विफलता के निम्नलिखित से कौन से कारण थे? तो पहला दिया हुआ है कि अंग्रेजों की सैन्य श्रेष्ठता, यह कारण थी। विद्रोहियों के पास कोई एकीकृत कार्यक्रम में विचारधारा नहीं थी, यह भी कारण था। समाज के सभी वर्गों में से समर्थन का अभाव था, यह भी सही है। तो इस प्रकार से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी। देखते हैं ऑप्शन किस में दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर सी में इसका करेक्ट आंसर दिया हुआ है, उपर्युक्त सभी। अगला है क्वेश्चन नंबर 127, बिहार का वह रसोइया जिसने 1917 में महात्मा गांधी की हत्या के प्रयास को विफल कर उनके भोजन में मिले जहर से उनकी जान बचाई थी, तो वह थे बटक मियाँ, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 27 के बाद क्वेश्चन नंबर 28। ठीक है, 28 दिया हुआ है कि 1937-38 के दौरान बिहार में बकास्त आंदोलन किसके द्वारा आयोजित किया गया था? तो बकास्त आंदोलन जो है वो स्वामी सहजानंद सरस्वती के द्वारा आयोजन किया गया था, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 129 है कि भारत के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। होम रूल आंदोलन जो है वह 1916 में हुआ था। सूरत अधिवेशन जो है वो 1907 में हुआ था। खेड़ा सत्याग्रह जो है वह आपका 1918 में हुआ था। ठीक है, फिर उसके बाद मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म जो है वो आपका हुआ था 1919 में हुआ था। तो इस प्रकार से इसका जो करेक्ट आंसर जो हो जाएगा, यहाँ पूछा है आपका ऊपर दी गई घटनाओं को निम्नलिखित में से कौन सा सही कालानुक्रम है? तो इसका आंसर हो जाएगा दो, पहला हो जाएगा 2, उसके बाद 4, उसके बाद 1, उसके बाद 3। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं 129 के बाद क्वेश्चन नंबर 130, लॉर्ड लिटन निम्नलिखित में से किससे संबंधित नहीं थे? तो लॉर्ड लिटन जो है वह इल्बर्ट बिल से संबंधित नहीं थे। ठीक है, नहीं पूछा है यहाँ पर, ठीक है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा इल्बर्ट बिल। अगला 130 के बाद हम आगे बढ़ते हैं 131, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, बक्सर की लड़ाई के बाद जो कि 1964 में हुआ था, और प्लासी का युद्ध 1764 में हुआ था, और 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ था। तो बक्सर की लड़ाई के बाद किस संधि पर हस्ताक्षर हुए? तो इलाहाबाद की संधि पर हस्ताक्षर हुए 1765 में। अगला क्वेश्चन नंबर 132, डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष पटना में अपना कारखाना खोला? तो उन्होंने अपना जो कारखाना है सन 1632 ईस्वी में खोला, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन नंबर 133, निम्नलिखित में से किस आंदोलन में महात्मा गांधी ने भूख हड़ताल को हथियार के रूप में सर्वप्रथम प्रयोग किया? तो वह अहमदाबाद मिल स्ट्राइक जो हुआ था आपका, उसमें उन्होंने अपना इसका प्रयोग किया था। ठीक है, आगे है 133 के बाद आपका 134। 134 नंबर प्रश्न है कि सन 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में बिहार के नेताओं का महत्वपूर्ण योगदान रहा था। बिहार के कौन से प्रमुख नेता बिहार केसरी के नाम से जाने जाते थे और उन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लिया था? तो वह थे श्री कृष्ण सिंह, जो कि बिहार के पहले मुख्यमंत्री भी बने। अगला है प्रश्न आपका क्वेश्चन नंबर 135, चंपारण आंदोलन के जन आंदोलन की प्रतिक्रिया में ब्रिटिश सरकार ने इस मुद्दे के समाधान के लिए कौन सा कदम उठाया? तो इन्होंने क्या कि चंपारण कृषि समिति की स्थापना कर दी थी। ठीक है ना, चंपारण आंदोलन जो कि आपका हुआ था इंडिगो मूवमेंट 1917 में, महात्मा गांधी जी द्वारा राजकुमार शुक्ला ने इन्हें आमंत्रित किया था। ठीक है, बुलाया था। अगला आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 136। 136 है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, इतिहास से संबंधित है। भारत से मिलान करना है, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। भारत सेवक समाज की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी। ये वही गोपाल कृष्ण गोखले हैं जो महात्मा गांधी के पॉलिटिकल गुरु हैं। और आपका अगर आपसे पूछा जाए कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस के पॉलिटिकल गुरु कौन है, तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस के पॉलिटिकल गुरु चित्तरंजन दास हैं। ठीक है, तो बी का आपका तत्वबोधिनी सभा है, इसका संबंध देवेंद्रनाथ टैगोर से है। अगला आत्मीय सभा का संबंध राजा राम मोहन राय से है। तो इस प्रकार से इसका आंसर हो जाएगा ए का 2, बी का 1, सी का 3। तो देखते हैं किसमें दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर ए में ही दिया हुआ है, ए का 2, बी का 1, सी का 3। 136 के बाद हम आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 137,
अंबाबाई एक स्वतंत्रता सेनानी भारत के किस राज्य से थी? तो यह भारत के कर्नाटक राज्य से थी। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन नंबर 138, इनमें से कौन कैबिनेट मिशन के सदस्य नहीं थे? तो कैबिनेट मिशन के टोटल 3 सदस्य थे, सर पैट्रिक लॉरेंस, ठीक है ना, एवी अलेक्जेंडर और सर स्टेफर्ड क्रिप्स। तो यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है जे एंड्रयू, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यहाँ पूछा है कौन नहीं थे, तो इसका आंसर हो जाएगा जे एंड्रयू। अगला क्वेश्चन नंबर 139, सुरक्षा वाल्व सिद्धांत के आधार पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना ब्रिटिश सरकार को खतरों से बचाने के लिए थी। उपयुक्त में किसका कथन है? तो यह कथन जो है वो लाला लाजपत राय का है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 140, निम्नलिखित में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार मौलिक अधिकारों से संबंधित प्रस्ताव पारित किया गया था? तो यह कराची अधिवेशन में किया गया था सन 1931 में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इस प्रकार से 140 प्रश्न समाप्त हुए और टोटल जो 10 प्रश्न बचे हुए वो मैथ्स और रीजनिंग के हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 141 है कि इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज गेम इज रिटन एज, ये साइन दिया हुआ है, कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर से है। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 141 का। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 142। ठीक है, ये छोड़ देते हैं, ठीक है, कैलकुलेशन बेस्ड है। ठीक है, इसे आपको करके करना पड़ेगा, इसे सॉल्व करना होगा। 142 के बाद हम बढ़ते हैं 143, इसे भी रहने देते हैं। 143, 144, 145 हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 145 नंबर सीरीज क्वेश्चन था। ठीक है, हर एक में आपका जो है वो 2 का डिफरेंस था। ठीक है, जैसे 272 से 240 का जो डिफरेंस है वो आपका 32 है। फिर 240 से 210 का जो डिफरेंस है वो आपका 30 है। उसी प्रकार से 132 से 156 का जो डिफरेंस है वो 24 है, तो नेक्स्ट क्या होगा आपका 26 होगा। इस प्रकार से इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 182 इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 140, 146, 147 देखते हैं। 147 का जो उत्तर हो जाएगा आपका 147, 147 नंबर प्रश्न देखते हैं कि दिए गए कथन और निष्कर्ष को ध्यानपूर्वक पढ़िए, इनमें से कौन सा कथन निष्कर्ष तार्किक रूप से कथन के अनुसार विचार कीजिए। किसी एक दिवसीय क्रिकेट मैच की टीम ने कुल 200 रन बनाए, जिसमें से 160 रन स्पिनरों ने द्वारा बनाया गया। दूसरा, इसका निष्कर्ष दिया हुआ है कि टीम के 80% खिलाड़ी स्पिनर्स थे। अगर 80% खिलाड़ी स्पिनर्स थे तो बाकी तो कुछ तो रहे होंगे। इसका अगर हम 80% निकालेंगे तो यही आपका क्या हो जाएगा 160 हो जाएगा। इस प्रकार से नंबर 1 जो निष्कर्ष है वो गलत है। ओपनिंग ओपनिंग बल्लेबाज स्पिनर थे, जरूरी नहीं कि ओपनिंग बल्लेबाज जो है वो स्पिनर ही रहे होंगे। इस प्रकार से यहाँ पे पूछा है सही उत्तर का चुनाव कीजिए, तो इसका उत्तर हो जाएगा ना तो 1 और ना ही 2, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 148, ये भी आपका कोडिंग डिकोडिंग से संबंधित था। इसमें प्लेस वैल्यू चूज करना था, जो कॉन्सोनेंट है उसका प्लेस वैल्यू चूज करना था और जो वॉवेल है उसका अपोजिट वैल्यू चूज करना था। तो इस प्रकार से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 148 का। अगला है आपका 149। 149 जो क्वेश्चन है इसका आंसर हो जाएगा आपका, ये ऑड वन आउट चैप्टर है, क्लासिफिकेशन जिसे कहते हैं। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि WCGJ। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोगों ने जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न थे बीपीएससी से संबंधित उन सभी प्रश्नों को हम लोगों ने देखा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि ये सेशन आपको पसंद आया होगा और आपने जो एग्जाम दिया होगा तो आप इस तरह से अपना आंसर जो है मिला सकते हैं और यह तय कर सकते हैं कि आप इस बार बीपीएससी का मेंस दे रहे हैं या फिर नहीं दे पा रहे हैं। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आज का सेशन आपको अच्छा लगा होगा और जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं आप उसे अच्छे से देख लीजिएगा और अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए। ठीक है, इसके लिए ढेर सारी शुभकामनाएं आप सभी को। आज के लिए इतना ही, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।